आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 से सांग राजवंश के काल के में चीन की धार्मिक और आर्थिक स्थिति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन के इतिहास में सांग वंश का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन के हांगहो नदी के पास अन्यांग नामक स्थान पर खुदाई से बहुत सारी सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें शांग वंश के इतिहास का ज्ञान होता है। इन खुदाइयों से प्राप्त अवशेषों के अन्वेषण से उस समय की धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर काफ़ी ज्ञान होता है। इस युग की आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों की संक्षिप्त विवेचना निम्नलिखित है। सबसे पहले हम आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे। इस वंश के अन्यांग शहर के रहने वाले मुख्य रूप से अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर करते थे। ये लोग घरेलू जानवर भी पालते थे और शिकार भी किया करते थे। इनके शिकार के कई उद्देश्य थे। शिकार से उन लोगों को भोजन की सामग्री, मनोरंजन, कुछ पहनने के सामान तथा सेना के को लड़ने के अभ्यास आदि कार्य एक साथ हो जाते थे। इसकी पुष्टि ओरेकल बोन पर प्राप्त लेखों से भी होता है। इस काल में कई जानवर पाले जाते थे। कुत्ते, सूअर, भेड़, बकरी, हिरन, बैल, भैंस और बंदर। घोड़े एवं हाथी के विषय में इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि वे इस काल में थे अथवा नहीं। इस युग में भोजन के लिए जिन जानवरों का उपयोग होता था उनमें गाय, बैल, सूअर, भेड़, कुत्ते और मुर्गियां थी। इस काल में कुत्ते और सूअर लोगों द्वारा खाए जाते थे। विद्वानों का मत है कि शांग युग में चारागाह काफी संख्या में थे। कुछ ओरेकल बोन के लेखों पर चारागाह से संबद्ध झगड़ों का भी उल्लेख है। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने यह मान लिया था कि इस युग में चीनी मवेशियों को लेकर घूमने वाले खानाबदोश थे, जिन्होंने हाल में ही खेती करना सीखा था। लेकिन प्रोफेसर क्रिल इस मत को नहीं मानते। उनका कहना है कि इस युग में चीनी कृषक बन गए थे जो घर बनाकर गांव और शहरों में रहते थे और काफी संख्या में पालतू पशु रखते थे। उनका यह भी मत है कि चीनियों के अधिकांश पूर्वज किसी भी समय में मवेशियों को लेकर घूमने वाले खानाबदोश नहीं थे, बल्कि शुरू से ही घर बनाकर रहने वाले खेतीहर थे। खेती इनकी जीविका का प्रमुख साधन थी। वे बहुत योजनाबद्ध ढंग से खेती किया करते थे। इस काल में गेहूं, बाजरा आदि की खेती मुख्य रूप से की जाती थी, लेकिन चावल के विषय पर इतिहासकारों में कुछ मतभेद है कि इस युग में चावल की खेती होती थी या नहीं। उस युग में उत्तरी चीन की जलवायु चावल की खेती के लायक थी और जमीन भी उपयुक्त थी, इसलिए संभवतः वे चावल पैदा करते थे। चावल की खेती से सिंचाई का बहुत निकट का संबंध है, इसलिए यह भी अनुमान किया जाता है कि वे सिंचाई का प्रबंध करना भी जानते थे। ओरेकल बोन के लेखों से सिंचाई का पता चलता है। कपड़े बनाने वाले कुछ पौधे को उगाना भी जानते थे। पुरातत्ववेत्ता यह मानते हैं कि नवपाषाण युग से ही उत्तरी चीन में कोई ऐसा पौधा उगाया जाता था जिससे कपड़े बनाए जा सकते थे। संभवतः यह पौधा एक प्रकार का सन या जूट था, जिसके रेशे से वे कपड़े बनाया करते थे। खेती के लिए वे जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे संभवतः लकड़ी के बने होते थे। खेती का काम अधिकतर पुरुष करते थे, लेकिन रेशम उगाने का काम खासकर स्त्रियां ही किया करती थी। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक शिलालेख से पता चलता है कि रेशम का प्रयोग कारोबार में विनिमय के माध्यम के रूप में होता था। शांग युग में आर्थिक समृद्धि के 3 साधन थे: कृषि, पशुपालन और शिकार। इन तीनों के साथ हम युद्ध को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि युद्ध के साथ काफी लूट का माल आता था। शांग युग में थोड़ा बहुत व्यापार भी होता था।
लेकिन अधिकतर गांव या शहर की आवश्यकताओं के लिए सारी वस्तुएं वहीं पैदा कर लेते थे। दूसरे शब्दों में गांव या शहर अपने आप पर निर्भर थे और एक दूसरे से विनिमय भी करते थे। इससे यह पता चलता है कि एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का अभाव था। व्यापार विनिमय के द्वारा होता था। घोड़े, गाय, बैल और अनाज विनिमय के माध्यम माने जाते थे। इस युग में कौड़ियों का प्रयोग विनिमय के लिए होता था। शांग युग में लोग कपड़े एवं बटन बनाने की कला में माहिर थे। कपड़े के अलावे ये लोग चटाइयाँ और टोकरी बनाना भी जानते थे। इन लोगों को पॉलिश का भी ज्ञान था, क्योंकि अन्यांग शहर में कई पॉलिश की हुई कुल्हाड़ियाँ, पत्थर के बर्तन, पत्थर की तश्तरियाँ, सान वाले पत्थर के उखल और पत्थर के मूसल मिले हैं। सांग लोगों को पत्थर के कंगन और अंगूठियों को बनाने की कला का ज्ञान था। वे मिट्टी के भी सुंदर बर्तन बनाना जानते थे। एक जगह से दूसरी जगह माल ढोया जाता था। इससे पता चलता है कि व्यापार एक शहर से दूसरे नगर में होता था। चूंकि इस समय सिक्कों का अभाव था, इसलिए उन्नतिशील व्यापार का होना संभव नहीं था। अब हम इसके धार्मिक व्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे। शांग युग में धर्म का मुख्य रूप पितरों और पूर्वजों की पूजा से संबद्ध था। प्राचीन चीन में पूर्वजों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। कोई मृत व्यक्ति नहीं माना जाता था उनको मृत व्यक्ति नहीं माना जाता था, बल्कि शक्तिशाली देवता माना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि मरने के बाद पूर्वजों के हाथ में असीम शक्ति आ जाती थी। ऐसा विश्वास किया जाता था कि खेती, लड़ाई और अन्य कामों में सफलता या विफलता पूर्वजों की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर करती है। अप्रसन्न होने पर ये पूर्वज अकाल, पराजय, बीमारी और मौत भेजकर दंड देते थे। यह मानना गलत होगा कि शांग युग के निवासी अपने पूर्वजों को केवल भय या आतंक की दृष्टि से देखते थे। वास्तव में ये अपने पूर्वजों के प्रति गहरी निष्ठा और भक्ति रखते थे। घर के बड़े बूढ़े के मरने पर वास्तविक और गहरा शोक व्यक्त किया जाता था। अन्यांग के पास शांग युग की 300 कब्रों की खुदाई हुई है। इस खुदाई से उन लोगों के शव संस्कार की प्रक्रिया का पता चलता है। इनके शव संस्कार के बारे में एक विचित्र बात देखने को मिलता है कि ये मुर्दों के मुंह में केवल सुलाया करते थे। किसी भी कब्र में शव पेटिका नहीं पाई गई है। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि शव को दफनाने के पहले चटाई में लपेट दिया जाता था। यह इस बात से ज्ञात होता है कि कांसे के जो सामान कब्र में गाड़ दिए जाते थे, उनको पहले चटाई में और बाद कपड़ों में लपेट दिया जाता था। मृतक के महत्व के अनुसार उसकी कब्र में वस्तुएं रखी जाती थी। छोटी छोटी कब्रों में कांसे की बनी हुई कटारी नुमा कुल्हाड़ी और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे। ऊंचे पदों के व्यक्तियों की कब्रों में काफी संख्या में कांसे के सुंदर बर्तन रखे जाते थे। राजाओं की कब्र में बहुत ही बहुमूल्य पदार्थ रखे जाते थे। दुर्भाग्यवश राजाओं की कब्रों को खोदकर सामान चुरा लिए गए हैं। इन कब्रों की दीवारों पर रंग कर सुंदर चित्रकारी की जाती थी। राजाओं के शव संस्कार के समय बहुत से मनुष्यों के बलिदान भी दिया जाता था। ऑरेकल बोन के लेखों से पता चलता है कि शांग युग के लोग अपने पूर्वजों से सहायता मांगते थे और उनको जितना बलिदान चढ़ाते थे उतना किसी देवता को नहीं। मृत रानियों को भी पूजा और बलिदान चढ़ाए जाते थे। खासकर स्त्रियों को संतान देना स्त्री पूर्वजों की कृपा पर निर्भर माना जाता था। पितरों और पूर्वजों के अलावा ये लोग कुछ दूसरी शक्तियों का भी प्रयोग करते थे। इस विषय में जिस प्रमुख देवी का ज्ञान हमें मिलता है वह है परदार सर्प स्त्री, जिसको ड्रैगन वुमन भी कहते हैं। बाद में युग में पहाड़ों और नदियों की भी पूजा होने लगी। इस युग की एक प्रधान देवता वायु देवता भी था। वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए बलिदान भी चढ़ाए जाते थे। इन प्रमुख देवताओं के अलावे कुछ छोटे छोटे देवता भी थे, जैसे सर्प देवता। इसी प्रकार टी नाम का एक दूसरा देवता था। इस देवता को टी या शांग टी
कहते थे। शांग का अर्थ होता है ऊपर का शासक। वास्तव में शांगटी का प्रयोग ईश्वर के अर्थ में होता था। शांग युग में चीनी लोग कई तरीके से देवताओं की इच्छा जानने की कोशिश करते थे। खासकर कछुओं की हड्डियों पर लिखकर देवताओं से प्रश्न किया जाता था। हड्डियों पर प्रश्न लिखकर छोड़ दिए जाते थे। इन हड्डियों को ही ऑरेकल बोन कहते हैं। भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति इन हड्डियों पर देवताओं के प्रश्न लिख देते थे। वे स्वप्नों के द्वारा भी देवताओं की इच्छा की व्याख्या किया करते थे। शांग युग के धर्म में बलिदानों का बहुत अधिक महत्व था। बलिदानों की प्रथा इसलिए शुरू हुई कि इसके द्वारा पूर्वजों और पितरों को भोजन दिया जा सके। यह विश्वास किया जाता था कि मृत व्यक्तियों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। बलिदान देते समय शराब को जमीन पर गिरा दिया जाता था। जानवरों को कभी कभी जमीन में गाड़ दिया जाता था और कभी कभी जला दिया जाता था। जिन जानवरों का बलिदान चढ़ाया जाता था उनमें प्रमुख थे गाय, बैल, भेड़, सुअर और कुत्ते। ऑरेकल बोन के लेखों से पता चलता है कि कभी कभी मुर्गियों और घोड़े भी बलिदान में चढ़ाए जाते थे। नर और मादा दोनों ही तरह के जानवर चढ़ाए जाते थे। बलिदान में शराब भी चढ़ाई जाती थी। इसके अलावा कुछ बहुमूल्य पत्थर भी देवताओं को चढ़ाए जाते थे। कौड़ियाँ भी बलिदानों में चढ़ाई जाती थीं। ये बलिदान खुली जगह में दिए जाते थे। शांग युग के लेखों से पता चलता है कि ये बलिदान मंदिरों में चढ़ाए जाते थे। ये बलिदान किस ऋतु में चढ़ाए जाते थे, इस विषय में कोई निश्चित मत देना कठिन है। संभवतः ये लोग बसंत ऋतु में फसलों की बुआई करते थे और ऐसी आशा रखते थे कि बलिदानों से फसलें अच्छी होंगी। यह भी संभव है कि हेमंत ऋतु में भी फसल काटने पर बलिदान कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में चढ़ाए जाते थे। हो सकता है कि वे वर्ष के प्रारंभ या अंत में भी बलिदान चढ़ाते थे। बलिदान के समय किस प्रकार के कर्मकांड अथवा पूजा पद्धति थी, इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन बलिदानों को चढ़ाने के लिए भी खास तरह के पुरोहित होते थे। आत्माओं से बातें करने के लिए भी खास तरह के ओझा हुआ करते थे। ये बलिदान इसलिए चढ़ाए जाते थे कि देवता तथा पितर लोग प्रसन्न हो, विभिन्न कार्यों में सहायता दे तथा विपत्ति और खतरे के समय रक्षा करे। कभी कभी किसी विशेष इच्छा अथवा प्रार्थना की पूर्ति के लिए भी बलिदान चढ़ाए जाते थे। शांग युग में नरबलि की प्रथा थी अथवा नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। प्रोफेसर क्रिल का मत है कि नरबलि की प्रथा का बड़े पैमाने पर प्रचलित होने के पर्याप्त प्रमाण पाए जाते हैं, पर चीनी विद्वान यह मानते हैं कि शांग युग में चीनी इतने बर्बर और असभ्य नहीं थे कि वह मनुष्यों का बलिदान चढ़ाते होंगे। निष्कर्ष: इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चीन के इतिहास में सांग वंश का काल आर्थिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से संपन्न एवं समृद्ध काल था। इस वंश के दौरान चीन ने अद्भुत सांस्कृतिक गतिविधियों को भी संचालित की। इस काल में अपने असीम शौर्य एवं आर्थिक तथा धार्मिक गतिविधियों के लिए इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज है। तो आज के लिए बस इतना ही।